मतलब तू ये कहना चाहता है कि ये जो सब हो रहा है वो तन्वी कर रही है? मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ, परिस्थितियां ये सब बोल रही हैं। ये हालात जो बने हैं वो ये सब बोल रहे हैं। यार ये सब इत्तेफाक है और कुछ नहीं। तू ही बता, तन्वी ये सब क्यों करेगी और ये सब करने से उसे क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता, पर तूने खुद नोटिस किया है कभी कि कॉलेज में तू उसके कितने करीब था? उसकी हर बात में हाँ मिलाता था, जैसे उसने तुझे अपने वश में किया हो। ऐसी बात नहीं है यार, उस वक्त मैं तन्वी के वश में नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत में वश में था। प्यार होता ही ऐसा है, जब आप प्यार में होते हो तो सही गलत पता नहीं चलता। तो फिर अब क्या हो गया, क्यों अलग हो गए तुम दोनों? छोड़ यार, ये सब तू भी ना पता नहीं कहाँ की बातों को कहाँ ले जाता है, रुद्र ने बात को पलटते हुए कहा। अर्जुन और रुद्र बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां छत पर तन्वी आ जाती है। तन्वी को अचानक यूं पीछे देखकर अर्जुन और रुद्र दोनों घबरा जाते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, तुम? हाँ मैं। रुद्र और अर्जुन को यूं घबराते हुए देख तन्वी को बहुत अजीब लगता है। तभी तन्वी रुद्र के हाथ में जलती हुई सिगरेट देख लेती है और कहती है, तो अब रुद्र तुमने सिगरेट भी पीना चालू कर दिया? मेरी मर्जी मेरी जिंदगी, मैं सिगरेट पीऊं या जहर पीऊं, तुम्हें क्या? तुम्हारी बातों से तो कम जहरीली है ना? क्या कहा? मेरी बातों से कम जहरीली? मतलब मेरी बातें तुम्हें जहरीली लगती हैं? इसमें लगने वाली क्या बात है? तुम हो ही नागिन, जब देखो डसी रहती हो। क्या कहा तुमने मुझे नागिन? अगर मैं नागिन हूँ तो तुम नवेले हो जो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो, मुझसे लड़ने की फिराक में रहते हो। रुद्र और तन्वी झगड़ने लगते हैं। तभी अर्जुन उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है, तुम दोनों झगड़ा बंद करोगे? और तन्वी तुम प्लीज बताओगी किस काम से आई थी यहाँ? वो आंटी जी ने भेजा था, तुम दोनों को नीचे सब बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, पर उन्हें क्या पता उनका बेटा यहाँ पर सिगरेट पी रहा है। तुम ना तन्वी अपने काम से मतलब रखा करो, समझी? मेरी जिंदगी में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं कोई दखल वखल नहीं दे रही हूँ तुम्हारी जिंदगी में, समझे? अब तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तन्वी तुम चलो, हम दोनों बस अभी आते हैं। आप पर जल्दी आना नीचे, सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर तन्वी छत पर से नीचे चली जाती है। सिगरेट खत्म करके रुद्र और अर्जुन नीचे जाने लगते हैं। तभी रुद्र कहता है, अर्जुन तूने बताया नहीं, यदि कोई किसी के वश में हो तो उससे कैसे छुटकारा मिलता है? अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गया। पर एक बात तू बता, आजकल इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। यार तू देख रहा है ना यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या पता मुझे कब जरूरत पड़ जाए। चल ठीक है मैं बताता हूँ, पर पहले तू मेरे को सवालों का जवाब दे। ये बता वशीकरण का मतलब क्या होता है? वशीकरण मतलब किसी को अपने वश में कर लेना। जो हम बोलेंगे वो वैसा ही करेगा, हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, फिर हम जो चाहें उससे वो करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अब ये बताता हूँ कि किसी को वश में कैसे किया जाता है। अमावस्या के दिन मिठाई, पान, फल, पानी, केसर, फल, फूल, गुड़, सुपारी जैसी अलग अलग खानों की सामग्री में वशीकरण मंत्र पढ़ के ये चीजें खिलाएं तो किसी को वश में किया जा सकता है। पर हाँ याद रहे, किसी को अपने वश में करने के लिए बहुत एकाग्रता और शक्तियां होती हैं। कभी कभी इसमें दुष्प्रभाव भी होते हैं। पतियों को वश में करने के लिए, पत्नियों को वश में करने के लिए और मनचाहा प्यार पाने के लिए अलग अलग वशीकरण मंत्र और अलग तरीके होते हैं। क्या बात कर रहा है भाई? मुझे तो लगा था सबके लिए एक ही वशीकरण मंत्र होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बहुत सी पत्नी अपने पति को अपने वश में करने के लिए रविवार को शुक्ल पक्ष के किसी भी महीने में शमशान की मिट्टी को लेकर और अपने हाथ पैरों के नाखूनों के साथ मिलाकर उनके खाने में डालकर उन्हें खिला देती हैं, जिससे उनके पति उनके वश में आ जाते हैं। अच्छा, और पति लोग क्या करते हैं अपनी पत्नी को अपने वश में करने के लिए? अगर किसी महिला को वश में करना हो तो रविवार को चमेली की लकड़ी का जायफल और अपनी लार के साथ मिश्रित कर फिर दूध में मिलाकर एक पेठे की तरह बनाकर उसे खिला दे तो वो उनके वश में आ जाती है। अच्छा, अब वशीकरण से कैसे बचते हैं वो बताता हूँ, देख। हाँ बता, रुद्र ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा। अलग अलग वशीकरण को तोड़ने के अलग अलग उपाय होते हैं, पर मैं तुझे गौरी ने जो कामाख्या वशीकरण आंटी जी के ऊपर किया था वो कैसे तोड़ते हैं वो बताता हूँ। हाँ, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, 3 बार कहने से वशीकरण टूट जाता है। क्या, पर कैसे? और ये मच्छिंद्र और गोरख मतलब? इसके पीछे एक बहुत पौराणिक कथा है। कैसी कथा? कहते हैं एक बार महान गुरु मतेंद्रनाथ। रुक 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 रुक, पहले ये बता, ये महान गुरु मतेंद्रनाथ कौन है? तो मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूँ, रुद्र ने अर्जुन को बीच में ही टोकते हुए कहा। देख, हिंदुओं के मुख्य 4 संप्रदाय हैं, वैदिक, वैष्णव, शैव और स्मार्त। शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही शाक्त, संत और नाथ संप्रदाय आते हैं। नाथ संप्रदाय के योगियों से कभी पूरा भारत कांपा करता था। मत्स्येंद्रनाथ आदिदेव शिव के प्रथम शिष्य माने जाते हैं। इससे हम मत्स्येंद्रनाथ की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं। मच्छिंद्रनाथ ने शांबर मंत्र और कई चमत्कारी मंत्र दिए हैं। मच्छिंद्रनाथ के प्रिय शिष्य का नाम गोरखनाथ था। मच्छिंद्रनाथ का गोरखनाथ से काफी लगाव था और वो उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। एक बार मच्छिंद्रनाथ घूमते पूर्वोत्तर के एक राज्य में चले गए। पूर्वोत्तर के राज्य की महिलाएं काफी मायावी होती थीं।
पहले जब कोई भी पुरुष काम की तलाश में असम जाया करता था तो उनके राज्य की महिलाएं उन्हें रोकती थीं, कहती थीं पूरब की ओर मत जाओ वरना वो तुम्हें वश में कर लेगी। पूर्वोत्तर के एक राज्य की रानी मृणावती में मच्छिंद्रनाथ को अपने रूप जाल में फंसा लिया था। 2 मिनट जब मच्छिंद्रनाथ इतने बड़े योगी थे तो उस रानी मृणावती की माया में फंस कैसे गए? ओ हीरो, भूल गया भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर भगवान शिव को भी मोहित कर लिया था, तो फिर ये मच्छिंद्रनाथ जी कौन सी खेत की मूली थे? अच्छा, अब आगे सुन। रानी मृणावती ने कामाख्या देवी के मंत्रों से मच्छिंद्रनाथ को अपने वश में किया था। कई महीनों तक मच्छिंद्रनाथ का किसी को कुछ भी पता नहीं चला। तब उनके शिष्य गोरखनाथ ने अपनी शक्तियों से उनका पता लगाया और उन्हें पता चल गया कि रानी मृणावती के मच्छिंद्रनाथ को अपने वश में करके रखा है और उनसे रानी मृणावती को एक लड़का भी था। तब गोरखनाथ ने अपना रूप बदल लिया और वो मच्छिंद्रनाथ के पास पहुंचे। गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ के कान में 3 बार कहा, जाग मच्छिंदर, गोरख आया। तब मच्छिंद्रनाथ रानी मृणावती के वश से बाहर आ गए। तब से लेकर आज तक कामा के वशीकरण से छुटकारा पाने का यही उपाय है। अच्छा, पर हाँ भाई, एक बात याद रखना, वशीकरण मंत्रों से हम अपना मन चाहा प्यार तो पा सकते हैं, पर अपने प्रेमी के दिल में जगह नहीं बना सकते। जिस दिन ये वशीकरण टूटेगा आपका प्रेमी भी आपसे दूर हो जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मच्छिंद्रनाथ रानी मृणावती से हुए। अरे रुद्र, कितना टाइम लगेगा? जल्दी आ नीचे खाना खाने। रुद्र की माँ की घर के अंदर से आवाज आती है। जी माँ, बस आ ही गया, रुद्र ने घर के अंदर घुसते हुए कहा। सभी लोगों का खाना खाकर हो गया था। सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद सब सो चुके थे। काली रात में आसमान को काले साये ने जकड़ रखा था। रुद्र बलमा टोले की सड़क पर था। आधी रात में सड़क पर पैदल चलते चलते रुद्र कहीं जा रहा था। थप 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 उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। सर सर ठंडी हवाएं चल रही थीं। रुद्र चलते चलते मेघ गांव के दूसरे दरवाजे, जहां से बलमा टोला प्रारंभ और मेघ गांव समाप्त होता है, वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था। पता नहीं इतनी रात में रुद्र मेघ दरवाजे के पास अकेले खड़े होकर क्या कर रहा था। वो अपने आसपास देखता है, कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर डर डर के अपनी जेब में से एक चाबी निकालता है। वो चाबी ठीक वैसी दिख रही थी जैसी इंस्पेक्टर अजय को गौरी की गुड़िया में से मिली थी, पर इस चाबी के दांत भी थे। वो असली चाबी दिख रही थी क्योंकि इस चाबी में एक अलग ही चमक थी जो सोने की तरह चमक रही थी। रुद्र फिर अपने आसपास देखता है और मेघ दरवाजे के ऊपर बंधे रक्षा सूत्रों, कलावों, माता की चुनरियों को हटाने लगता है। जैसे वो ये सब हटाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक से मौसम बदल जाता है और आसमान में घने बादल आ जाते हैं। मेघ के दरवाजे के ताले के ऊपर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था जिस पर धूल जमी हुई थी। रुद्र उस धूल को साफ करता है और वो सफेद कपड़ा वहां से हटा देता है। रुद्र के हाथ पैर दोनों कपकपा रहे थे। वो कपकपाते हुए हाथ से चाबी ताले के अंदर डालता है और रुद्र चाबी को 3 बार घुमाता है और ताला खुल जाता है। जैसे ही ताला खुलता है, आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं और देखते ही देखते बारिश होने लगती है। रुद्र पूरी तरह बारिश के पानी से भीग जाता है। रुद्र अपने दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है, कर आजा आजा आजा। फुसफुसाती हुई एक औरत की आवाज सुनाई देती है। रुद्र अपने चारों तरफ देखने लगता है कि आवाज कहां से आ रही है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो धीरे धीरे मेघ गांव के अंदर आगे बढ़ने लगता है। मेघ गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कुछ घर थे वहां पर टूटे हुए, जमीन बंजर हो गई थी, हरा पेड़ सूखा पड़ा हुआ था। रुद्र डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश और तेज होती जा रही थी। न जाने क्यों रुद्र ने मेघ का दरवाजा खोल दिया था, ये जानते हुए भी कि यदि मेघ का दरवाजा खुल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो चुड़ैल अपना इंतकाम जरूर लेगी। ये सब जानते हुए भी आखिर रुद्र ने दरवाजा क्यों खोला था? आखिर उसके मन में क्या चल रहा था? रुद्र चल ही रहा था कि तभी उसे फिर फुसफुसाती हुई एक औरत की आवाज सुनाई देती है, यहाँ पर आओ रुद्र, यहाँ पर आओ। रुद्र फिर पीछे पलटता है और देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उसे कोई दिखाई नहीं देता। रुद्र को फिर फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, यहाँ पर आओ रुद्र, यहाँ पर आओ। वो आवाज पास ही के कुएं के अंदर से आ रही थी। रुद्र धीरे धीरे उस कुएं के पास जाने लगता है। कुएं के अंदर से आवाज आती है, मैं यहाँ पर हूँ रुद्र। रुद्र कुएं के अंदर झांकने लगता है। जब वो कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उसे कुएं के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। कुआं पूरी तरह से सूखा पड़ा था। उसको लगता है ये उसका वहम है। बारिश धीमी हो गई थी पर अभी भी बादल गरज रहे थे। रुद्र आगे ही बढ़ने वाला था कि तभी बारिश की बूंदों की कुएं के अंदर गिरने की आवाज आती है, टप टप टप। रुद्र सोचने लगता है, यदि कुआं सूखा है तो ये आवाज कैसे आ सकती है? रुद्र फिर से कुएं के अंदर झांकने लगता है। अब की बार जब वो कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उस कुएं के अंदर बहुत सारा पानी नजर आता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सोचने लगता है,
कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये कुआं खाली था, अचानक से इसमें पानी कैसे आ गया। वो अपने हाथों से अपनी आंखों को मलने लगता है और फिर से कुएं के अंदर देखने लगता है। अब की बार जब रुद्र कुएं के अंदर देखता है तो उसे कुएं के पानी के अंदर एक काला साया नजर आता है। वो साया एक औरत की तरह था। रुद्र उस साये को देखकर डर जाता है। रुद्र के हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। रुद्र कपकपाते हुए आवाज लगाता है, कौन कौन है वहां पर? कोई जवाब क्यों नहीं देता कोई? अचानक से देखते ही देखते वो कुआं सूख जाता है। रुद्र के समझ नहीं आता कि अचानक से कुआं कैसे सूख गया। रुद्र वहां से जाने लगता है और चलते चलते मेघगांव के स्कूल के पास पहुंच जाता है। स्कूल के खेल के मैदान में वो बरगद का जला हुआ पेड़ अभी भी लगा हुआ था, जिससे उस औरत को जलाकर मार दिया गया था। बरगद के पेड़ का तना काला पड़ गया था। स्कूल की कुछ दीवारों में दरारें पड़ गई थीं और कुछ की हालत बहुत ही जर्जर थी। रुद्र बरगद के पेड़ के पास खड़ा ही था कि तभी उसको अनन्या की रोती हुई आवाज सुनाई देने लगती है, रुद्र बचाओ मुझे, मैं यहाँ पर हूँ। रुद्र अपने चारों तरफ देखता है पर रुद्र को अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसे बस उसकी आवाजें सुनाई दे रही थीं पर अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक से पता नहीं कैसे रुद्र एक कमरे में पहुंच जाता है। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। उस कमरे के अंदर अनन्या के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अनन्या की आवाज सुनकर रुद्र कहता है, तुम कहाँ पर हो अनन्या? कहाँ हो अनन्या तुम? यहीं पर रुद्र, मैं यहीं पर हूँ। अनन्या की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। रुद्र उसके कमरे में अंदर अनन्या को ढूंढने लगता है। अनन्या को ढूंढते ढूंढते रुद्र जब उस कमरे के कोने में पहुंचता है और देखता है कि उस कमरे के कोने में एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की अपने दोनों पैर आगे करके और अपनी मुंडी उस पर रखकर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे के सामने थे, जिस कारण उसका चेहरा रुद्र को नहीं दिख रहा था। वो लड़की रोई जा रही थी। रुद्र डरते हुए कहता है, कौन हो तुम? मैं हूँ रुद्र। मैं कौन? अनन्या। उस लड़की ने अपना मुंह ऊपर उठाते हुए कहा।